हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 29 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है तमिलनाडु में सिल्क क्ले क्राइसिस के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा इस शब्द का क्या अर्थ है जो कह रहा है सिल्क क्ले क्राइसिस। इसी के साथ आपको बताऊंगा ये कौन से कोस्ट पे, कौन से रीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है, यूपीएससी कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और ईरान के रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे बात की गई है इस एडिटोरियल में कि इंडिया और ईरान का कैसे सिविलाइजेशनल रूट बिल्ड हुआ है और प्रेजेंट टाइम में कैसे जो पार्टनरशिप है इस पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन में प्रिवेल कर रही है। ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं, आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा और उन पॉइंट्स को आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए तो जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है, वहां पे इन सभी आंसर राइटिंग फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको पता होगी, मैं जब कभी कोई भी चीज समझाता हूं वो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, एक ब्लूप्रिंट फॉर्म में होती है, जो कि आप अपने आंसर्स में डायरेक्टली एज अ पॉइंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर। ये एक कंप्लीट चैप्टर टाइप है जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट की मीनिंग, यूसेस, चैलेंजेस और उसका क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, सबके ऊपर बात करता है। अब यहाँ पे मैं जो आपको समझाऊंगा वो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होगा, वो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट टाइप होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक डिस्कवरी हुई है अलकनंदा नाम से फार्देस्ट स्पाइरल गैलेक्सी। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ये अलकनंदा क्या है, कैसे इसकी डिस्कवरी की गई है, इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्या रोल है। और आप देखेंगे जीएस 322 में उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज मच इन न्यूज़। तो अब अगर ये चीज़ बात हो रही है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अलकनंदा की डिस्कवरी हुई है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप में उसका क्या रिलेशन है वो मैं समझाऊंगा। गैलेक्सीज क्या होती है, नेबुला क्या होता है, पल्सस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। और इसी से कनेक्टेड जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कह रहा है, सिल्क क्ले क्राइसिस इन तमिलनाडु डेल्टा कोस्ट। मतलब तमिलनाडु का जो डेल्टा कोस्ट है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, जहां पे रिवर्स आके ड्रेन हो रही हैं। तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु में, कहाँ का, जो नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे 1200 से ज़्यादा फिशिंग फैमिलीज रहती हैं, उनकी लाइवलीहुड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस सिल्की क्ले क्राइसिस का। अब बार बार शब्द देख रहे हो, क्ले क्राइसिस, सिल्की क्ले क्राइसिस है क्या। इसको ऐसे समझो कि तमिलनाडु में मैंने आपको कहा ये कोस्टल इलाके में है, ठीक है। तो कोस्टल भी कहा, साथ साथ डेल्टा भी कहा है। तो होता क्या है कि ये जो इलाका है कोस्ट का, यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ क्ले लेकर के आती हैं और क्ले ला करके क्या करती हैं, उसको यहाँ पे ड्रेन कर देती हैं। और ड्रेन करने से क्या होता है, जो समुद्र होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, जनरली आप क्या देखोगे, किनारे पे बीच देखोगे, सैंड देखोगे, तो आसानी से आप यहाँ से यहाँ समुद्र में एंटर कर सकते हो। अगर एग्जांपल के तरीके से देखा जाए, मान लेते हैं ये समुद्र की बाउंड्री, यहाँ तक पानी चल रहा है, ये इतना जो इलाका देख रहे हो ये आप क्या कहलाएगा, बोलोगे ये जो इलाका है दिस इज बीच फॉर अ मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं डेल्टा है कुछ भी। तो अब होता क्या है जनरली कि ये जो बीच है, यहाँ से अगर कोई एक्स जहाँ पे इंसान रह रहा है, तो ये बीच का जो सैंड इलाका होता है ट्रैवल करके डायरेक्टली निकल जाता है वो कहाँ पे, समुद्र के अंदर, अगर फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है सिल्की क्ले क्राइसिस में कि जो बीच का इलाका आप देख रहे हो, जो कोस्टल एरिया, यहाँ पे क्ले बहुत भर चुकी है। अब क्ले भरने से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो पानी है और जो क्ले है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो जैसे ही कोई इस जहाँ से इस जहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें पाँव धंसना स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो सॉइल है वो एज अ क्विक सैंड के तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे कोई इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, पाँव रख रहा है, अंदर जाना स्टार्ट कर दे रहा है। और अगर किसी इंसान को ये, अगर समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इंसान है, तो अपनी बोट को, उस इंसान को इस एक्स पॉइंट से यहाँ पे लाना होगा। तो लाने के लिए इतना बोट को खिसकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब दिक्कत होती है तो इनके लिए कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो डायरेक्टली ये इनकी जो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट लाइवलीहुड है उस पर भी इम्पैक्ट कर रहा है सिल्की क्ले क्राइसिस। अगर एक शब्द में पूछा है तो क्या है, सिल्की क्ले क्राइसिस क्या होता है, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जहाँ पे जो शोरलाइन या कोस्टलाइन होती है उसमें फाइन ग्रेन्ड वाटर लॉक्ड क्ले
क्ले आके रुक जाती है और वहाँ पे जब फर्म सैंड नहीं होती तो ट्रैवलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब अगर तमिलनाडु के रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई रिवर है जैसे वेन्नार की बेसिन, ये बहुत ज़्यादा क्ले लेकर के आके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डेल्टा का रीजन है, यहाँ पे शैलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स प्रॉपर वॉश अवे नहीं हो पाते हैं। इसमें जो सीजनल लिटोरल ड्रिफ्ट होती है साउथ टू नॉर्थ, इससे भी बहुत ज़्यादा आपका सैंड, जो आपका फाइन क्ले होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। मतलब जो आपका साउथ है, साउथ से नॉर्थ डिपॉजिट होगा, तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो वहाँ पे शोर लाइन है, जो वहाँ पे एक प्रॉपर कोस्ट लाइन देख रहे हो, वहाँ पे एक्सेसिव फॉर्म में जब क्ले होगा तो इम्पैक्ट करेगा वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर। तो आपको एक मतलब समझ में आ चुका है कि सिल्क क्ले क्राइसिस का मतलब क्या होता है। आसान सी भाषा में बीचेस के ऊपर क्ले भर जाना पूरी तरीके से। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जो आपका वहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब जो बोट्स हैं उनको मैनुअली लॉन्च नहीं किया जा सकता। तो इससे वजह से क्या होगा, डिपेंडेंस बढ़ेगी ट्रैक्टर के ऊपर, और इसकी वजह से डेली कॉस्टिंग भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये बढ़ेगी तो वहाँ पे जो फिशर्स होंगे वो डेट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। वुमेन्स एंड सोशल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब जो वुमेन है वो हैवी फिश लोड्स को कैरी करेंगी सिंकिंग क्ले से। इससे इंजरी होना, अनपेड लेबर होना, मेंटल स्ट्रेस होना, ये सब बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिंकिंग क्ले क्राइसिस के बारे में। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मड फ्लैट करके भी एक शब्द आता है, अगर आपने इरोजनल डिपोजिशन लैंडफॉर्म पढ़ा होगा वेव्स के रिगार्ड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर भी इससे होगा। किस चीज़ का, जो सिल्क क्ले क्राइसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन है, जो हार्बर है, दे विल कंप्लीटली बिकम अनस्टेबल। एक लॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं उनका बैलेंस अनडिस्टर्ब हो जाएगा, और जो कोस्ट लाइन है दैट विल बिकम मच मोर अनस्टेबल। गवर्नेंस और पॉलिसी इश्यूज भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉलिसी का जो टिल्ट है वो एक्वाकल्चर की तरफ होगा। इससे जो छोटे फिशरमैन हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इंपैक्ट पड़ जाएगा, और जो आपका लोकली अडेप्टेड सोल्यूशन होता है उसमें डीले हो जाएगा। तो जो अर्जेंट क्राइसिस है सिल्की क्ले क्राइसिस, उनका सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि सरकार का टिल्ट जब एक्वाकल्चर की तरफ होगा तो स्मॉल फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन नहीं निकाला जा पाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है नागापट्टिनम, ठीक है। तो यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए नागापट्टिनम क्या है, कैसे है। अब आप ध्यान देंगे 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि भैया अगर आप स्टैंड करोगे एक सी शोर पे और वॉच करोगे सी को, तो आप देखोगे सी वाटर आएगा शोर लाइन तक, उसके बाद फ्यू किलोमीटर्स बैक चला जाएगा, उसके बाद फिर आएगा फिर जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ होती है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता तो चारों के बारे में होना चाहिए। भावनगर कहाँ पे है, फिर आपका भीमूपट्टिनम कहाँ पे है, फिर चंदीपुर, नागापट्टिनम कहाँ पे। तो आप ध्यान दोगे चंदीपुर में ये ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ये जो एम्बेसडर हैं ईरान के, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है। अगर आपको मैं टू द पॉइंट बताऊं ईरान और इंडिया के रिलेशन के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है फॉर्म कैसे हुआ। ये जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात बताऊं सिविलाइजेशनल फाउंडेशन, तो दोनों जो ईरान और इंडिया है वो इंडो ईरानियन कल्चर स्ट्रीम से एमर्ज हुए हैं। अगर मैं बात करूं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस सिमिलैरिटीज़ की, तो ऋग्वेदा और जो ईरान का अवेस्ता है उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जो मिथ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वर्ल्ड व्यूज़ हैं, वो हम काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर मैं बात करूँ मेडिवल और कल्चरल कॉन्टैक्ट की या लिंक्स की, तो पर्शियन लैंग्वेज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन में, डिप्लोमेसी में, आर्ट और कल्चर में काफ़ी इस्तेमाल था। फिर यहाँ पे सबके हिंदी, जो इंडियन स्टाइल की पर्शियन पोएट्री थी, वो भी डेवलप हुई है। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है, हिस्ट्री कैसी थी, मेडिवल कैसे हुआ, मॉडर्न डिप्लोमेटिक टाइज में क्या हो रहा है। जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया का ईरान के साथ, वो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी है एंशिएंट सिविलाइजेशन की, और जो पोस्ट कोलोनियल स्टेट हैं, ये सारी चीज़ें मॉडर्न डिप्लोमेटिक टाइज में हाईलाइट होती हैं। जो इंडिया और ईरान का रिलेशन है, इसने सर्वाइव किया है कोल्ड वॉर का सिचुएशन, कोल्ड वॉर में शिफ्ट, और जो रीजनल अपहीवल, मतलब रीजनल लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंट्रीज जो ऊपर उठ रही हैं, कम जा रही हैं, उन सब में इंडिया और ईरान का रिलेशन सर्वाइव हुआ है। अगर मैं बात करूँ करंट सिनेरियो की इंडिया और ईरान के रिलेशन की, तो स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वर्ल्ड मूव कर रहा है मल्टीपोलैरिटी की तरफ, मतलब दुनिया किसी एक की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रही है। उसी के बीच में इंडिया और ईरान एज अ की रीजनल प्लेयर की तरीके से उभर के आ रहा है। इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है। ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल और गैस रिजर्व है, और इंडिया को
बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होने वाली है। तो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि भैया जो आपको चाहिए वो हमारे पास है। जो ट्रेड है इंडिया और इजराइल का वो काफ़ी इंडिया और ईरान का वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी और ट्रेड की, तो छाबहार पोर्ट देखोगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखोगे, ये सब कुछ इंडिया और ईरान के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट के तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी कॉपरेशन की, तो हमारा शेयर्ड कंसर्न क्या है? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो जो एक्सटर्नल सैंक्शंस लगते हैं, पेमेंट में हर्डल्स होती है और प्रोजेक्ट का स्लो इंप्लीमेंटेशन, ये एक कंस्ट्रेंट के तरीके से काम करते हैं। अब अगर यहीं पे आपको बताऊं सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो अगर बात की जाए इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सोल्यूशन की, तो हमें लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करना होगा, ये कहना है ईरान के एम्बेसडर का। मतलब रुपी और रियाल में हमें प्रॉपर सेटलमेंट करना होगा अपने ट्रेड का। फिर कह रहे हैं हमें सैंक्शन रेजिलिएंट पेमेंट मैकेनिज्म बनाना होगा, हमें अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा बियॉन्ड ऑयल। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक करना होगा, INSTC जो कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा और रीजनल ट्रेड हब को और ज़्यादा हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि कोई भी एक कंट्री आकर के यूनिफॉर्म वे में या फिर यूनिलैटरल लेवल पे आकर के हमारे पर कोई भी डिक्लेरेशन ना दे, कोई ऐसे स्टेप ना ले जो इंडिया और ईरान के बीच के रिलेशन को टोटल डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। इंडिया के पास स्ट्रेंथ है IT की, नॉलेज और इकोनॉमी की। ईरान की स्ट्रेंथ क्या है? नैनोटेक में और मेडिकल साइंस में। तो ये आर्टिकल कहता है कि भैया इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ और ईरान को अपनी स्ट्रेंथ को एक जहां पे ज्वाइंट करना होगा और जो भी दोनों कंट्रीज में स्टार्टअप है, एकेडमिक एक्सचेंजेस हैं, उन्हें और जाना अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन करना होगा। हमें एनर्जी ट्रांजिशन कोऑपरेशन करना होगा, लॉन्ग टर्म जो आपका LNG और गैस की पार्टनरशिप है उसको मजबूत करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी हमें अच्छी करनी पड़ेगी जिससे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन हो सके। साथ ही साथ जो आपका ईरान है उसको मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे हमें एंगेज होना होगा उनके साथ, जिससे आपस में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये जो हाँ अभी तक मैंने आपको लिखा है सारे आपके मेंस के लिए हैं। मेंस में आप डाल सकते हो इंडिया और ईरान का रिलेशन कैसे बिल्डअप हुआ, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसके सोल्यूशंस हैं। मैंने इसी वजह से आर्टिकल बेसिकली लिया था। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आर्टिकल इतना बड़ा आर्टिकल है लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ उतनी चीज़ें ले रखी हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पेपर में या UPSC में अभी तक पूछे गए हैं, मैं उस नज़रिए से आपको बताऊंगा। तो अलकनंदा एक गैलेक्सी का नाम है जो फारदेस्ट गैलेक्सी एक इंडियन के द्वारा खोजी गई है। और सवाल उठता है कैसे खोजी गई, तो जो आपकी अलकनंदा खोजी गई है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो डेटा था उस डेटा का इस्तेमाल करके ये गैलेक्सी खोजी गई है। अब जब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे खोजी गई तो उसका अर्थ क्या है आपके दिमाग में आ जाए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इसने डेटा जो पब्लिक था उस पब्लिक डेटा का एनालाइज करके ये चीज़ हाईलाइट की गई, किसके द्वारा? राशि जैन के द्वारा, कि भाई यहाँ पे ये जो स्पायरलिंग हो रही है, जो घूम रहा है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, अगर बात की जाए व्हाट टाइप ऑफ नेबुला वुड एग्जिस्ट इन अलकनंदा, मतलब जो अलकनंदा एक गैलेक्सी का अगर नाम है तो गैलेक्सी में क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर आप देखोगे अलग अलग नेबुला होगा, उसमें अपना सोलर सिस्टम होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स कंप्लीटली। ठीक है, तो अलकनंदा में अगर नेबुला की बात की जाए, नेबुला होता क्या है पहले आपको ये बताऊं। नेबुला का साधारण सा मतलब होता है डस्ट ऑफ क्लाउड, मतलब मान लेते हैं ये डस्ट ऑफ क्लाउड स्पेस में है, ये नेबुला है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये डस्ट ऑफ क्लाउड अगर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो रोटेशन से क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क बन जाती है और जब धीरे धीरे रोटेशन फास्ट हो जाता है तो यहीं पे सन बनता है और सन बनने के बाद इसके आसपास की जो प्लैनेटिज्मल बॉडीज होती हैं वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो नेबुला बन रहा है, नेबुला में आपने क्या कहा, जो डस्ट होती है या फिर जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं रोटेट करने लगते हैं। सवाल उठता है क्यों रोटेट करने लगते हैं, तो आप बोलोगे रोटेशन का कारण बहुत डिफरेंट होता है, जिसमें एक क्या होता है, कहीं अगल बगल किसी गैलेक्सी में सुपरनोवा अगर एक्सप्लोजन हुआ होता है, एक बहुत बड़ा बम फटा होता है, तो उस बम से जो वेव निकलती है वो इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट करती हैं और उसी मूवमेंट से धीरे धीरे यही नेबुला सन में कन्वर्ट होता है, जिसमें आप सन नहीं बोलेंगे, आप स्टार बोलोगे बेसिकली इसको, ये अपने स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बात की जाए अलकनंदा भी एक आपका गैलेक्सी है, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टार या फिर नेबुला पाए जा सकते हैं। एक तो बात हो रही है एमिशन नेबुला, मतलब यहाँ पे नए स्टार्स
बन रहे हों क्या पता। फिर एक बात आती है मॉलिक्यूलर क्राउड हो, मतलब क्या पता यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्लाउड गैस के रिजर्वॉयर्स हों जो कि स्टार फॉर्मेशन को फीड कर रहे हो, अभी स्टार फॉर्मेशन ना हुआ हो। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ नेबुला है। नेबुला का अर्थ क्या है, क्लाउड्स होंगे जो कि अलग अलग स्टेजेस में प्रिवेल कर रहे होंगे, ठीक है। अब अलकनंदा मतलब आपको पता है यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे बात की जाए कि जब आपका एक स्टार की पूरी लाइफ, मतलब उसके अंदर का फ्यूल जब खत्म होने लग जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, रेड जाइंट में। और रेड जाइंट में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसका फ्यूल खत्म, तब वो व्हाइट डॉर्फ में बनता है। और ये होने के बाद क्या होता है, इसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है तब जो स्टार बचता है उसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और जो न्यूट्रॉन स्टार होगा उसमें से एक वेव्स निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं पल्सर्स। तो पल्सर्स अगर आपसे पूछा जाए पल्सर्स क्या है, तो पल्सर्स को आप बोलोगे यहाँ पे ये न्यूट्रॉन स्टार है जो कि मैसिव स्टार जब पूरी तरीके से उसका फ्यूल रन आउट हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। नेबुला का मतलब पहले ही आपको मैंने बता दिया क्या होता है, जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। फिर सिफिट्स मतलब अगर आपको पूछा जाए तो क्या है, ये एक ऐसा स्टार होता है जो आपका ब्राइट और डिम पीरियोडिकली होता रहता है। इसका टाइम कैलकुलेशन में, डिस्टेंस कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब यूपीएससी ने 2023 में पूछा था सवाल ये, तो आप ध्यान दोगे तो पल्सर के रिगार्ड में सही लिखा है, लेकिन यूपीएससी ने बाकी जो स्टेटमेंट थे नेबुला का यहाँ पे कर दिया, सिफिट्स का यहाँ पे कर दिया। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ रहा है वहां पे ऐसे मैच करने की बात की जा रही है, ठीक है, करेक्ट द स्टेटमेंट, आप पेयर बना के दिए जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना सारे स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अनलाइकली होगा कि आपको सारे सही मिलेंगे। तो आप तुरंत ऑल के ऊपर मत जाइएगा। स्पेसिफिकली अगर तीन दिए हैं पेयर्स तो उन तीनों पेयर्स में ध्यान रखिएगा, क्या पता ऊपर नीचे इन्होंने मिसमैच किया हो, तो मिसमैच को समझ जाओगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनली वन इज दी राइट वन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर। तो सवाल उठता है रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 15 लैंथेनाइट्स होते हैं, साथ ही साथ स्कैंडियम और इट्रियम होते हैं। अब ये जो 17 मेटालिक एलिमेंट्स बने हुए हैं इनको रेयर अर्थ क्यों कहा जा रहा है, इससे नहीं क्योंकि ये रेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रखे हैं धरती पे और लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं और इतना मिक्स्ड होते हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है और कॉस्टली होता है। इस वजह से इसको रेयर अर्थ कहा जा रहा है, ठीक है। अब सवाल उठता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न और ग्रीन टेक होती है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बात की जाए परमानेंट मैग्नेट्स की, फिर एलईडी या फिर डिस्प्लेस जो बनते हैं, लाइटिंग होती है, उन सब में इनका इस्तेमाल होता है। लेजर्स और फाइबर ऑप्टिक में भी इनका इस्तेमाल होता है। फिर आप देखोगे सेरामिक्स, ग्लास पॉलिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी आंसर्स में। फिर पॉइंट आता है रेयर अर्थ एलिमेंट में ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है। तो आप ध्यान दोगे, अगर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुना होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये निगेटिवली चार्ज होता है एटम में। अगर सब एटॉमिक एटम देखोगे वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉन का जो एक प्रॉपर शेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। ये इस तरीके से घना होता है कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये रिजेंबल करते हैं, स्टेबल लाइट एमिशन करते हैं। इस वजह से इनकी जो हाई परफॉर्मेंस होती है वो कंप्लीटली इररिप्लेसेबल हो जाती है बाकी किसी एलिमेंट से। इस वजह से इनके अंदर ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर सवाल उठता है कि हमारे पास क्या क्या माइनिंग और प्रोसेसिंग के चैलेंजेस हैं। अभी भी इकोनॉमिकल वायबल अगर देखा जाए रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट कुछ स्पेसिफिक मिनरल में ही मिलते हैं। अगर बात की जाए मोनाजाइट, आपने ध्यान दिया हो क्या होता है, ठीक है। फिर आपका बेस्टेनासाइट जो होता है ये भी एक आपका मिनरल है जिससे निकाला क्या जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट निकाला जाएगा। तो मोनाजाइट एक मिनरल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। एलिमेंट्स जो होंगे वो मिलेंगे और क्या बनेगा, मिनरल बनेगा। मिनरल जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो रॉक जब मिलेंगे तो वो एक लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माइनिंग जो होती है वो प्रॉपर एक यूजुअली देखी जाए तो ओपन पिट में की जाती है, खुले उसमें की जाती है, लेकिन इसमें लार्ज स्केल क्रशिंग और केमिकल यूज का इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीजें करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से ये सारे रिस्क होते हैं। अगर बात की जाए कुछ यहाँ पे
जो ओर्स होते हैं उसमें थोरियम और यूरेनियम भी पाए जाते हैं, जिससे उसको तोड़ना, क्रश करना, उसका केमिकल यूज करना काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट का रिस्क भी क्रिएट कर देता है। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप बहुत ही आसानी से रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर बात की जाए रियल बॉटलनेक है क्या, तो जिस तरह से ऑयल रिफाइनिंग की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है रेयर अर्थ एलिमेंट में, यहाँ पे केमिकल क्रैकिंग की जाती है, लीचिंग करके उसको, अगर किसी भी रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालना है तो पहले देखा जाएगा मिनरल क्या है, उस मिनरल से वो छोटे अमाउंट में निकालना, लीच करना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करना काफ़ी लंबा और बड़ा प्रोसेस होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका इतना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होता है, तो इस वजह से इसको करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो हैं जो डोमिनेट कर रही हैं, दैट इज चाइना। चाइना के पास 91% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट की रिफाइनिंग है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आप कह सकते हो डोमिनेंस है किसी कंट्रीज का। अगर चाइना के पास है, चाइना जब चाहे अपनी सप्लाई को रोक सकता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट का जो यूज़ हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली बात की जाए तो यूएसए भी अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो चाइना जो डोमिनेट कर रहा है, वो चाहे तो इस चीज़ को इस्तेमाल कर ले और इस्तेमाल करके यूएसए की जितनी भी सप्लाई है उसको रोक सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँ, जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं मेजर होल्डर्स, इसमें चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या कहे जाते हैं, मेजर होल्डर्स कहे जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के, रेयर अर्थ ऑक्साइड के। ठीक है, यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड जब हो रही है किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, ईवी की, विंड टर्बाइंस की, तो उन सब के बीच इसी में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी डिमांड उठती है। तो इस वजह से धीरे धीरे अब कंट्रीज प्रायोरिटाइज कर रही हैं कि हमें चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को अच्छा करना है, हमें मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, जिससे हम अच्छे तरीके से अपनी सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव कर पाएं। ठीक है, फिर देखिए 2012 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं टू मीट इट्स ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ थोरियम। कह रहे हैं थोरियम इज फार मोर अबंडेंट नेचर देन यूरेनियम। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली राइट। फिर कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर मास यूनिट ऑफ माइन मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। क्या ऐसा सही है? यस, इट कैन। फिर कह रहे हैं थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। क्या ये सही है? यस, कंपेयर टू यूरेनियम इसके थोड़े कम हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। फिर देखिए 22 में क्वेश्चन क्या पूछा जाए, कह रहे हैं विद रेफरेंस, कभी भी ध्यान रखिए कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कभी भी अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी हुई है, सिंपल कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको इसको सबको इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना है। लेकिन अगर लिख दिया इन्होंने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया, दैट मीन्स आपको ये 1 2 3 4 कंसिडर तो करना है, लेकिन इंडिया को दिमाग में रख के करना है। तो कह रहे हैं इंडिया में क्या मोनाजाइट एक सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है? यस। मोनाजाइट कंटेन थोरियम। क्या कंटेन करता है थोरियम? मैं हमेशा कहता हूं कभी भी कोई आपके सामने स्टेटमेंट आए तो वहां पे सही गलत करने से पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ। कांट इट कंटेन थोरियम? नेचर में क्या मोनाजाइट के अंदर थोरियम नहीं हो सकता है? फिर थर्ड कह रहा है मोनाजाइट ऑकर नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मोनाजाइट कंटेन कर रहा है थोरियम को और मोनाजाइट एक सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेयर अर्थ है वही केवल इस चीज को प्रोसेस कर पाएंगे, क्योंकि मोनाजाइट को कह ही दिया ना यहाँ पे इन्होंने ये रेयर अर्थ है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 1 2 एंड 4 इज दी राइट वन। फिर देखिए 21 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये बोल रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट इन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली इट इज प्रेजेंट। फिर कह रहे हैं ग्लोबल ओशियन कमीशन। हमेशा ध्यान रखिए यूपीएससी में जब कभी किसी बॉडी का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है ये बॉडी इस वाई या बी काम को करती है, तो हाई चांसेस है कि वहां पे बॉडी का नाम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो लाइसेंस देती है। सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है इंडिया हैज रिसीव्ड licenses, then it is absolutely right. So 2 and 3 is the right one. I hope आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी. Thank you so much for watching this video.